साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि शरीर के अंदर वे कौन से अंग हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पाचक अंग। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पाचन समझते हैं। पाचन क्या होता है कि जो हमारा जल होता है ना, इस जल में कुछ अघुलनशील पदार्थ होते हैं। तो इन अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलना और उसके बाद इनको अवशोषण के योग्य बनाना। तो आप लोगों को यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि पाचन किसे कहते हैं। अब जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो अवशोषण के योग्य हो जाएगा तो क्या होगा, अवशोषित पदार्थ रुधिर के माध्यम से, किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुँच जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पाचन क्या है, जो हमारा जल है ना, इसमें अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलना और उसका अवशोषण के योग्य बनाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यही कहलाता है पाचन। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो मानव शरीर है इसके अंदर भोजन का जो पाचन है ना वो निम्न चरण में होता है। तो इसे सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं और इस फिगर में हम लोग नामांकन कर लेते हैं कि कौन सा अंग हमारा किस नाम से जाना जाता है। तो पाचन मुख्यतः यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं जिह्वा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये मुख के पास में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा जिह्वा। तो आपको फिगर बना लेना है, उसके बाद इस प्रकार से नामांकन करना है। और जिह्वा के बाद इसी पर हम लोग लिख देते हैं मुख या फिर मुख गुहा बोलते हैं। तो इधर हम लोग ऐसे तीर का निशान लगा के यहाँ पर लिख देंगे मुख तथा मुख गुहा। तो ये हमारा हो जाएगा मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहाँ पर हमारा मुख गुहा हो जाएगा। उसके बाद ये जब आगे जाएगा तो इसे हम यहाँ पर गले के पास में, यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं ग्रेसिका। यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ग्रेसिका। तो ये हमारी ग्रेसिका हो जाएगी। उसके बाद ये जो भोजन नली है, आहार नली, ये आगे आएगी और आगे आने पर आपको दिख रहा है कैसे जा रहा है। यहाँ पर आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन ग्रहण होने के बाद इस नली के माध्यम से होता हुआ सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस भाग में जाएगा। तो इस भाग को, ये जो हमारी संरचना बनी हुई है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं अमाशय। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अमाशय। तो भोजन का सबसे पहले कहाँ गया, सबसे पहले मुख गुहा में गया, उसके बाद ग्रेसिका, ग्रेसिका से होते हुए भोजन हमारा अमाशय में पहुँच जाता है। अब अमाशय के ऊपर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा अमाशय हो गया। अमाशय के ऊपर ये जो बना हुआ है ये हमारा कहलाता है यकृत। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यकृत। और इस यकृत में आप लोगों को दिख रहा होगा ये बना हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये है पित्ताशय। यकृत के अंदर ये जो पत्ती के समान, थैली के समान संरचना है, ये हमारी है पित्ताशय। तो यहाँ पर हम लोग पित्ताशय लिख देते हैं। उसके बाद ये आपको अमाशय दिख गया, अमाशय के नीचे ये संरचना बनी हुई है। तो अमाशय के नीचे ये जो संरचना ये जो बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो भोजन हमारा सबसे पहले मुख में गया, मुख गुहा से होता हुआ ग्रेसिका, ग्रेसिका से होते हुए अमाशय और अमाशय के बाद में इधर नीचे जाएगा। तो नीचे जाने पर ये नीचे यहाँ से निकल के आएगा और इस टेढ़ी नुमा जो संरचना कुंडलित बनी हुई है इससे हमारा भोजन गुजरेगा। तो ये हमारी छोटी आंत कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, छोटी आंत। तो भोजन पहले छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में। तो ये अंदर जो कुंडलित संरचना बनी हुई है ना, ये है छोटी आंत। तो भोजन हमारा अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद इसमें से अग्नाशय से कुछ रस इसमें मिलते जाएंगे और ये अमाशय के बाद छोटी आंत में चला जाएगा। तो भोजन का ज़्यादातर पाचन जो है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत के बाद जो हमारा शेष भोज्य पदार्थ बचा रहता है, अवशेष जो भोजन का, वो इस किनारे वाली जो नली दिख रही होगी आपको, ये हमारी है बड़ी आंत। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख देते हैं बड़ी आंत। तो ये हमारी कहलाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में क्या होता है, मुख्यतः पानी का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत के बाद यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देते हैं गुदा द्वार। ये हमारा कहलाता है गुदा द्वार। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये नामांकन क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, सबसे पहले मुख में जाएगा। मुख के बाद जो हमारा भोजन है मुख गुहा और ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसनी में कोई भी पाचक एंजाइम यहाँ पर नहीं निकलता है, इसमें पाचन नहीं होता, ये केवल एक मार्ग प्रदान करता है भोजन को निगलने का। ग्रसिका के बाद फिर हमारा भोजन जो है अमाशय में जाता है। अमाशय में कई सारे एंजाइम निकलते हैं, जैसे यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अमाशय में, और अमाशय में जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस को जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर रस। अब इस जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है,
है, तो ये सभी एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। अब जैसे ही आपका भोजन अमाशय से आगे बढ़ेगा, यहाँ जैसे पहुँचेगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पित्ताशय, पित्ताशय से इसमें पित्त रस मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका भोजन अमाशय से आगे बढ़ेगा, इसमें क्या मिल जाएगा, पित्त रस मिल जाएगा और ये आगे यहाँ तक निकल जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ये छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत, इसका ये जो ऊपरी भाग है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। तो हमारा जो भोजन है ना, ये ग्रहणी में पहुँच जाएगा। तो ग्रहणी में पहुँचने के पहले ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अग्नाशय। इस अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयिक रस, तो वो अग्नाशयिक रस भी इसी में मिल जाता है। मीन्स आपका भोजन अमाशय में, अमाशय से आगे बढ़ेगा, पित्त रस मिल जाएगा और तभी इसमें अग्नाशयिक रस मिल जाएगा। इसके बाद आपका भोजन ग्रहणी में पहुंच जाएगा। ग्रहणी के बाद आपका भोजन छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में जाने के बाद होता क्या है, लगभग यहाँ पर पाचन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो पानी है, पानी का अवशोषण आपका बड़ा आंत जो है ये करता है। तो ये बड़ी आंत हमारी हो जाएगी और इसके बाद ये हमारा गुदादार हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मुख तथा मुख गुहा। तो यह भोजन नली का अग्रभाग है। सही बात है कि जो हमारी मुख गुहा होती है, ये भोजन नली का अग्र, आगे का भाग है। भोजन को मुख द्वारा मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। तो ये मुख के अंदर जो गुहा बनी हुई है उसे बोलेंगे मुख गुहा। तो भोजन को मुख के द्वारा हम कहाँ पहुंचा देते हैं, मुख गुहा में पहुंचा देते हैं, जहां दांत इसे चबाकर महीन करते हैं। तो अब भाई मुख में होता क्या है, दांत होते हैं, तो दांत इसे चबा करके महीन कर देते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा भोजन है ये मुख में पहुंचेगा तो दांत इसे चबाकर क्या कर देंगे, महीन कर देंगे। मुख गुहा में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। तो यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, मीन्स 6 होती है। संख्या में 6 होती है और अगर जोड़ी की बात करें तो कितनी होती है, 3 जोड़ी। तो मुख गुहा में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भोजन को क्या करती हैं, लसलसा बना देती हैं। तो लार का कार्य भी हो गया कि भोजन को क्या करना, लसलसा बनाना। लार में उपस्थित, अब लार में एक एंजाइम पाया जाता है, क्या नाम है उसका, टाइलिन एंजाइम। ये भी आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। तो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन कर देता है। तो जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन में आपकी अगर स्टार्च है, तो जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हैं, अगर आपके भोजन में स्टार्च मौजूद है तो लार ग्रंथियां तुरंत ही मुख में ही स्टार्च का पाचन हो जाता है। तो क्योंकि आपके भोजन में बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन हो गया, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों का एक एक करके पाचन होगा। तो आपके मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं ये किसका पाचन कर देती हैं, स्टार्च का। उसके बाद क्या होगा, निगल द्वार से ग्रसिका। उसके बाद आपका भोजन कहाँ जाएगा, निगल द्वार से ग्रसिका, और फिर ग्रसिका से कहाँ जाएगा, ग्रसिका से जाएगा अमाशय। तो निगल द्वार से ग्रसिका तथा ग्रसिका से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मुख तथा मुख गुहा, इसमें हम लार ग्रंथियों की बात करते हैं, लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम की बात करते हैं और बताते हैं कि मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। सेकंड पॉइंट अब हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा अमाशय। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियों से, अब हमने बात की ना कि अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां। तो अमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। तो ये हमारा हो गया अमाशय, और इस अमाशय में कई सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ से एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। तो अमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, और इस जठर रस में क्या क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। तो ये इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर आगे हम बताते हैं कि HCl किसका पाचन करता है, पेप्सिन किसका पाचन करता है और रेनिन किसका पाचन करता है। तो यहाँ पर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना और जो कठोर पदार्थ है उनको गलाना। अब आपने जो भोजन किया है उसमें जो कठोर पदार्थ होंगे उसको गलाने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl करता है। सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो है पेप्सिन का। पेप्सिन का काम है प्रोटीन, जो आपने खाना खाया है अगर उसमें प्रोटीन मौजूद है तो उस प्रोटीन को कौन पचाएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में बदल देता है। जो प्रोटीन है किस में बदलेगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में। उसके बाद पेप्टोन्स और पेप्टाइड आसानी से पच जाते हैं। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेनिन की, तो रेनिन जो है ये दुग्ध शर्करा है। तो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन, अब याद रखना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। तो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को अलग कर देना ये काम है रेनिन का।
तो रेनिन क्या करेगा, जो आपने दूध खाया है उसमें जो कैसीन प्रोटीन है उसको अलग कर देगा। मीन्स ये आपके दूध का पाचन करता है रेनिन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा अमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यहाँ से जठर रस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन होता है। यहाँ किसका किसका पाचन हो जाएगा, यहाँ आपके भोजन की जो कठोर पदार्थ है उनको गला दिया जाएगा, प्रोटीन का पाचन कुछ मात्रा में हो जाता है और आपका जो दूध होता है उसका भी पाचन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद आगे बताते हैं कि अमाशय में पाचक रसों में सना भोजन, आपके जो अमाशय है इसमें जो पाचक रसों में सना हुआ जो भोजन है उसे हम काइम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काइम। और यहाँ पर अमाशय के अंदर आपका भोजन 3 से 5 घंटे तक एकत्र रहता है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा कि अमाशय में किस प्रकार से कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस चीज़ का यहाँ पर पाचन होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है ग्रहणी। तो जो हमारा छोटी आंत होता है उसका जो अग्रभाग होता है वो ग्रहणी कहलाता है। तो मेन तो हमारा छोटी आंत है पाचन में, छोटी आंत का जो अग्रभाग है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। तो छोटी आंत में हम लिखेंगे कि अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में पहुंचता है। जैसा कि आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये हमारा अमाशय है, अब यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, ये छोटी आंत में जाएगा, लेकिन छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में जाएगा पहले। तो ये हम बताते हैं। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशयिक रस, तथा यकृत से किसका स्राव होता है, पित्त रस का। तो यकृत से स्रावित पित्त रस ग्रहणी भाग में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ये जो हमारा ग्रहणी भाग है ना, यहाँ तक हमारा भोजन यहाँ से आ गया, और ये जो यकृत है ना, यकृत किसका श्रावण करता है, तो यकृत पित्त रस का श्रावण करता है। लेकिन पित्त रस एकत्रित कहाँ रहता है, पित्ताशय में। तो यकृत पित्त रस का श्रावण कर देता है, और जो अग्नाशय है यहाँ से अग्नाशयिक रस, और ये दोनों आकर के भोजन में आपके ग्रहणी में दोनों आकर के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो हमारा पित्त रस होता है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। जो पित्त रस है ना, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह भोजन के पाचन में सहायक है। क्यों, क्योंकि ये भोजन का जो माध्यम है ना उसको क्षारीय बनाता है। अब आपके भोजन में अमाशय में मिल गया है HCl अम्ल, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर उसमें मिल गया है तो अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयिक रस है ना, वो भोजन में तब तक पाचन में सहायक नहीं होगा जब तक कि वो क्षारीय ना हो। मीन्स अग्नाशयिक जो रस होता है ये केवल क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होता है। तो आपका भोजन तो अम्लीय हो गया है, इसका मतलब ये सक्रिय नहीं होगा। तो सक्रिय करने के लिए भोजन को क्या होना होगा, क्षारीय होना होगा। तो जो आपका पित्त रस है ना, ये भोजन को क्षारीय करने का काम करता है, इसलिए पाचन में सहायक है। लेकिन यहाँ से कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। और जो आपका पित्त रस होता है ना, ये वसा के पाचन में भी सहायक होता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट बताते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा अग्नाशयिक रस है, अग्नाशयिक रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। क्योंकि क्या करता है, यह प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आपका जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयिक रस है ना, ये प्रोटीन का भी पाचन करेगा। क्योंकि आपकी पूरी प्रोटीन अमाशय में नहीं बची थी, कुछ प्रोटीन की मात्रा वहाँ बची थी, जो शेष रह गई थी उसे अग्नाशयिक रस पचाएगा। और साथ ही साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी अग्नाशयिक रस करता है। आगे यहाँ पर हम बताते हैं कि जो अग्नाशयिक रस है इसके सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं। इसमें ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो आपका जो भोजन है ना उसको पचाने का काम अब कौन कर रहा है, अग्नाशयिक रस। ये प्रोटीन पचाएगा, वसा पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट पचाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आपका जो अग्नाशयिक रस है इसमें कौन से एंजाइम मौजूद हैं, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये एंजाइम आपके अग्नाशयिक रस में मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग शेषांत्र लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारी छोटी आंत होती है इसके अग्रभाग को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, और इसका जो शेष भाग बचा रह जाता है इसे हम बोलते हैं शेषांत। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत कहते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज शर्करा के पाचन में ये सहायक होता है। तो जो आपकी छोटी आंत होती है ना, ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इसके पाचन में सहायक होती है। भोजन के सभी अवयवों का जल के साथ रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अवशोषण भी याद कर लेना है कि अवशोषण किसे कहते हैं।
तो भोजन के सभी अवयवों का जल के साथ मीन्स जो जल है वो और जल के साथ भोजन के सभी अवयवों का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में हम बताते हैं कि जो अपचा भोजन है, जो आपका क्या अपचा भोजन है, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि भोजन हमारा छोटी आंत में कुंडली संरचना में गया, उसके बाद ये जाएगा बड़ी आंत में। तो ये हमारी बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत क्या करेगा? जो खनिज और पानी है इसका अवशोषण कर लेगा, बाकी शेष पदार्थ को गुदाद्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि अपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बड़ी आंत है ना, इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है, जो आपका जल है और जो खनिज लवण है इनको अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी जो शेष पदार्थ है उसे बाहर त्याग दिया जाएगा। तो वही हम बताते हैं कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, किंतु कुछ मात्रा में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। शेष अर्ध ठोस भोजन, जो अर्ध ठोस भोजन बचा रह जाएगा, उसको गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो हमारा उत्सर्जन कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो क्लियर हो गया होगा कि सर्वप्रथम जो भोजन होता है हमारा वो कहाँ जाता है? मुख या मुख गुहा में जाता है। उसके बाद भोजन हमारा ग्रेसिका में जाता है। ग्रेसिका के बाद भोजन जो हमारा होता है आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन जो है आगे बढ़ता है। तो इसमें यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस इसमें मिल जाता है। इसके बाद भोजन हमारा छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के पहले कौन सा भाग में जाएगा? ग्रहणी में। उसके बाद शेषांत में जाएगा। और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन हमारा बड़ी आंत, और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा रह जाता है उसे हम गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को मनुष्य का पाचन तंत्र क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।